जय जय महाकाली। मैं हूँ आपकी फेवरेट टीचर सुरभि सिंह। एक्स्ट्रा पीरियड की दुनिया में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊँगी लिविंग वर्ल्ड। ये बहुत छोटा सा और आसान सा चैप्टर है। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस मेरे साथ बने रहना है, पूरा वीडियो देखना है और कॉपी पेन निकाल के बैठना है। आपको आराम से नहीं सोना है, लेट के वीडियो नहीं देखना है, बैठना है स्टडी टेबल पे, अपनी बुक्स निकालनी है, अपनी पेन निकालनी है और पूरी ऑनेस्टी से मेरे साथ लास्ट लाइन तक देखना है। बच्चों, मेरे बताई गई एक एक लाइनें, मेरे बताए गए एक एक शब्द इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है, आपको उसको देखना है, समझना है। और अगर कुछ आपको नहीं आता है तो वो आपको बाद में कमेंट सेक्शन में हमसे बताना है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लिविंग वर्ल्ड के बारे में बताना चाहती हूँ। लिविंग वर्ल्ड के लिए क्या हमको इतना आपको बताना पड़ेगा कि क्या लिविंग है, क्या नॉन लिविंग है? लिविंग मतलब जिसमें जान है, नॉन लिविंग मतलब जो बेजान है। मैं बच्चों चैप्टर शुरू करूँ उससे पहले आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि आपको अपने फेस पे स्माइल रखनी है, एकदम रिलैक्स और काम होके पढ़ना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। जब आप हंस के पढ़ेंगे, जब आप खुश होकर पढ़ेंगे, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा और आपका पढ़ाई में मन लगेगा। और अगर आपका पढ़ाई में मन लग रहा है तो चैप्टर खुद ब खुद आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चैप्टर को आसान बनाने में मैं आपकी मदद करूंगी और बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, शुरू करते हैं लिविंग वर्ल्ड। तो मैं शुरू करने जा रही हूँ द लिविंग वर्ल्ड। ओहो, ये कलर शायद आपको ठीक से इसमें आप कंफर्टेबल ना हो, तो मैं इसको आपके लिए चेंज करती हूँ। ओके, ओके। तो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं बच्चा। कौन सा चैप्टर? जो हमारे एनसीईआरटी का 11th का पहला चैप्टर है, द लिविंग वर्ल्ड। आप मेरी छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान ना दीजिएगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एल स्मॉल कर दिया, तो उसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। द लिविंग वर्ल्ड। तो शुरू करते हैं लिविंग वर्ल्ड। देखिए बच्चा, लिविंग वर्ल्ड जो होता है, लिविंग वर्ल्ड में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत आसान है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, ना ही कुछ एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा जाना है, क्योंकि इसमें केवल एक चैप्टर में से इसमें केवल एक ही क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी 2 आ जाते हैं। तो उस एक क्वेश्चन के लिए आपको अपना बहुत टाइम नहीं वेस्ट करना है एनसीईआरटी के बाहर जाके। एनसीईआरटी में जो भी मैंने आपको बताया है बस उतना काफ़ी है, उससे ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना है। तो कोई भी चीज़ को देख के हम कैसे बताएंगे कि यह लिविंग है या नॉन लिविंग है? आप शायद 5th क्लास से 6th क्लास से सुनते आ रहे हैं कि क्या लिविंग है, क्या नॉन लिविंग है। लिविंग के क्या मुझे आपको ये बताना पड़ेगा? इसका एग्जाम्पल शायद मुझे आपको नहीं बताना चाहिए कि लिविंग में क्या आता है, नॉन लिविंग में क्या आता है। अब आप लिविंग हैं या आपके सामने पड़ी जो बुक्स है वो नॉन लिविंग है, ये सब शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इतना आप बचपन से सुनते और समझते आ रहे हैं। पर जो आपने पढ़ा है आज तक, जो भी आपने सीखा है, वो आपका अधूरा ज्ञान है। तो शुरू करते हैं। एनसीईआरटी में ऐसा क्या लिखा है जिसे हमें जानने की ज़रूरत है? तो लिविंग वर्ल्ड में हर वो चीज़ जो भी हम देख रहे हैं, लिविंग वर्ल्ड के कुछ कंडीशंस होते हैं बच्चा, कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिनको हमें जानना होता है कि ये डिफ़ाइन करेगा ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। मतलब हमें ये जानने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ डिफ़ाइनिंग फ़ीचर है लिविंग बीइंग की और कौन सी चीज़ नॉन डिफ़ाइनिंग है। डिफ़ाइनिंग फ़ीचर में आता है जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, और नॉन डिफ़ाइनिंग में आता है, सॉरी मैंने गलती से आपको उल्टा बता दिया, नॉन डिफ़ाइनिंग में आता है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, और डिफ़ाइनिंग में आता है
मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। तो अगर आपको ये चीज़ याद रखनी है, मुझे पता है आप इतना याद नहीं रखने वाले हैं, बहुत आराम से आप भूल जाते हैं, तो आप ना भूलें इसीलिए मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताती हूँ ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो हम लिखते हैं नॉन डिफाइनिंग फीचर को याद रखते हैं नज़र से। नज़र, एन मीन्स नॉन डिफाइनिंग, जी मीन्स ग्रोथ, आर मीन्स reproduction। तो बच्चा आप ये बताइए कि क्या ये तरीका आपके लिए आसान है याद रखने के लिए? जब भी MCQ में जब भी क्वेश्चंस आए हमारे एग्ज़ाम में कि क्या ग्रोथ नॉन डिफाइनिंग फीचर है या डिफाइनिंग फीचर है, तो आप ग्रोथ को नॉन डिफाइनिंग फीचर बताएंगे। रिप्रोडक्शन आए तो रिप्रोडक्शन भी नॉन डिफाइनिंग है। बस शायद आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ग्रोथ, हम ग्रो कर रहे होते हैं, हम लाइफ में बढ़ रहे होते हैं। ग्रोथ का मतलब क्या होता है बच्चा? ग्रोथ का मतलब होता है जब मास में और नंबर में इंक्रीज होता है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक का मतलब जुड़वा विशेषताएं। जब किसी चीज़ का मास बढ़ता है और साथ में उसका नंबर भी बढ़ता है, यही हमारे ग्रोथ की जुड़वा विशेषताएं हैं। तो इसको हम नोट करते हैं कि ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। ये आपको याद रखना है, आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। इंक्रीज इन नंबर। हाँ, तो मैंने आपसे क्या बोला? आप फिर से दोहराएं, अपने दिमाग में रिवाइज करें। देखिए, आप जितने बार इसको मैं यहाँ पढ़ा भले रही हूँ आपको, पर जितने बार आप इसको मन में बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, मन में दोहराते रहेंगे, उतने ही बार आपको ये अच्छे से याद होगा। आप वीडियो लेक्चर लेके बैठे हैं और मेरे साथ बोले जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं, तो आप इसमें कोई शर्मिंदगी ना महसूस करिए कि अगल बगल वाला क्या सोच रहा होगा कि हम क्या बकबका रहे हैं, क्या बड़बड़ा रहे हैं। ऐसे कोई वो नहीं है। जब दुनिया आपको पागल समझने लगे ना, तभी समझिए कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो बनिए पागल और पढ़िए साथ में। जी मीन्स ग्रोथ। ग्रोथ का क्या मतलब है? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ये मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, इसको आपको नोट करना है। ओके, ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक हैं, ट्विन कैरेक्टर्स हैं, इसको आपको याद रखना है। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि आप आराम से एक स्माइल रख के चेहरे पे और पूरा रिलैक्स और काम होके आराम से पढ़िए। इतना टेंशन लेना ही नहीं है यार, पढ़ाई तो है, पढ़ना ही तो है। कोई आपको कटने तो जाना नहीं है, कोई आपको लड़ने तो जाना नहीं है युद्ध में कि हाँ आप लड़ने जा रहे हैं, आप कोई जंग पे जा रहे हैं। बस आराम से सुनना है और समझना है। और मैंने आपसे कहा कि आपको रिलैक्स होके पढ़ना है। रिलैक्स का मतलब ये भी नहीं है कि आप आराम से लेटे हैं, कान में ईयरफोन लगा लिया और सो रहे हैं और सुन रहे हैं, या फिर क्या होता है कि आप पहले टेक लेके बैठेंगे, आप वीडियो देखेंगे, थोड़ी देर बाद थोड़ा पीछे होंगे, फिर थोड़ा पीछे होंगे, फिर आराम से आप लेट जाएंगे और मिनट नहीं लगेगा आपको, फिर आप सो जाएंगे। ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। आपको प्रॉपर टेबल पे बैठना है और चेयर लेकर के बाकायदे अपनी बोन को स्ट्रेट रखते हुए, अपने बॉडी को एक्टिव रखते हुए, विथ अ स्माइल आपको चैप्टर जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ना है। और साथ में ही जो मैं लिखवा रही हूँ, चाहे मैं शॉर्ट में लिखूँ चाहे मैं लॉन्ग में लिखूँ, वो नोट्स प्रॉपर आपको बनाने हैं। आपको लगता होगा कि अरे इजी सा चैप्टर है, छोटा सा है, ठीक है, आपको लगता होगा कि आपको आता है, मतलब 80% बच्चों को लगता है ये उनको आता है, पर ऐसा नहीं है। जिसमें हमें लगता है ना कि वो हमें आता है, अक्सर सबसे ज़्यादा गलती हम उसी चैप्टर में करते हैं। तो आपको इस चैप्टर में लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, आपको पढ़ना है।
आपको जो मैं नोट्स बता रही हूँ उसको नोट करना है। चलिए ठीक है, मान लिया आप खुद को बहुत समझ रहे हैं कि हाँ मेरा दिमाग बहुत तेज़ है, मुझे याद रहेगा, मैंने जो देख लिया मुझे अब ये फिट हो गया, मेरे को आ गया। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। आपको जो मैं बता रही हूँ उसको नोट्स बनानी है, क्योंकि जब एक बार आप नोट्स बना लेंगे, चलिए ठीक है, मान लिया आपने वीडियो देख लिया, क्या आप एक हफ्ते बाद जो भी मैंने पढ़ाया है, एक एक लाइन मेरे कहे, एक एक शब्द आपको याद रहेंगे? एक हफ्ते बाद शायद कुछ याद रहें, क्या 1 महीने बाद याद रहेंगे, क्या 4 महीने बाद याद रहेंगे, क्या जब आप नीट के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो क्या आपको याद रहेंगे? इसकी क्या गारंटी है कि वो आपको याद रहेगा? ऐसा नहीं हो सकता ना। पर अगर आप नोट्स बना लिए, आप थोड़ा सा अपना आलस छोड़ दीजिए, थोड़ी सी लापरवाही छोड़ दीजिए, आप बस केवल आराम से वीडियो में जो मैं बता रही हूँ नोट्स, अगर वो नोट्स आप बना ले रहे हैं तो अगर आप एक हफ्ते बाद भूल भी गए, 1 महीने बाद भूल भी गए, पर वो नोट्स पलट लिए, नोट्स पलटने में आपको 15 मिनट लगेगा, मुश्किल से 15 मिनट लगेगा, और 15 मिनट में आपका चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। पर चलिए अगर 1 महीने बाद आप भूल गए तो आप फिर से मेरे 2 घंटे का वीडियो चलाएँगे, 2 घंटा बैठ के देखेंगे, और 2 महीने बाद फिर वो भूल जाएंगे एग्ज़ाम के टाइम में। तो आप बार बार वीडियो चला के देखेंगे। पेपर के पहले जब 10 दिन 1 महीना बचा होगा तो आप 1 शॉट वीडियो देखेंगे, क्रैश कोर्स देखेंगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है बच्चा, कुछ भी ये आपके काम नहीं आएगा। आपको अगर लगता है ना कि आप आराम से, अभी ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप अपनी तरफ से पढ़ रहे हैं, अपनी घर वालों की नज़र में पढ़ रहे हैं शायद, पर रियलिटी में आप पढ़ नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। आप आराम वीडियो देख रहे हैं, लेट के देख रहे हैं, सो जा रहे हैं, फिर उसके बाद जब आप 1 महीने बाद भूल रहे हैं, 2 महीने बाद भूल रहे हैं, फिर से वही सेम वीडियो देख रहे हैं, फिर 2 घंटा आप अपना वेस्ट कर रहे हैं, और वो आपको तैयार भी नहीं हो रहा है। और फिर उसके बाद जब पेपर आने वाला है तो आप 1 शॉट देख ले रहे हैं, 1 शॉट देख के सोच रहे हैं कि आप एग्ज़ाम में जाके फोड़ देंगे, तो सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप वहाँ जा कर के गलती ज़रूर बनाएंगे, और वो आपकी छोटी सी गलती आपका 4 नंबर तो ले जाएगी, साथ में माइनस भी करवाएगी, जिसमें आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए ना जिस चैप्टर में कि ये तो मेरा ऐसे ही हो जाएगा, उसी चैप्टर में आप ज़रूर गलत करके आएंगे। मेरी बातों का बुरा नहीं मानना है, मैं आपको जो बता रही हूँ इसको फॉलो करना है अगर आप नीट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। मैं शायद ये आपको समझाना चाहती हूँ, प्लीज़ समझिए। आप अपनी लाइफ में, पता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आलस को छोड़ दीजिए। आपको कुछ नहीं छोड़ना है। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आपको खेलना नहीं है, आपको वीडियो नहीं देखने हैं, आपको फ़ोन नहीं चलाना है, आपको बाहर नहीं घूमना है, आप सब कुछ करिए। दुनिया में कोई भी आदत पाल लीजिए, पर आलस की आदत कभी ना पालिए, क्योंकि ये इतनी गंदी बीमारी है ना कि अगर एक बार किसी को हो गई तो फिर वो लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, कभी नहीं। ये हमारा लेजीनेस ही हमारा ले डूबता है हमको। हम लाख टैलेंटेड हों, आप बहुत टैलेंटेड हो, मान लीजिए आप बहुत टैलेंटेड हैं, आपका दिमाग बहुत शार्प है, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, लेकिन जो आपका नेबर है या जो आपका रिलेटिव है वो बच्चा आपसे कम टैलेंटेड है, वो उसको उतनी नॉलेज नहीं है, पर वो आलसी नहीं है, उसके अंदर हार्ड वर्क है, तो हार्ड वर्क की वजह से उसका सिलेक्शन हो जाएगा और आप अपने आलस की वजह से पीछे रह जाएंगे। आपको पता होगा कि आप टैलेंटेड हैं, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होगा, आप ये भी सोचते होंगे अरे पेपर को 4 महीने बचेंगे, हम कर लेंगे यार, अरे तब नहीं हो पाता है। ये शुरुआत के जो 4 महीने आपके हैं ना, यही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे। क्या होता है कि अभी हम सोचते हैं कि शुरुआत में है, चलो कल पढ़ लेंगे, चलो कल पढ़ लेंगे, अभी पेपर में टाइम है, अभी पेपर को 6 महीने, अभी पेपर को 8 महीने हैं। जो ये सोचता है ना, वही अपने आप को बर्बाद कर लेता है। ऐसा आपको नहीं सोचना है। मैं जो आज चैप्टर में पढ़ाऊँगी, चैप्टर तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये चैप्टर तो आपको हर कोई पढ़ा रहा है, आप खुद भी पढ़ रहे हैं, इतने साल से पढ़ते ही तो आ रहे हैं। आप भी 9th में भी थोड़ा बहुत जानते थे, 10th में भी पढ़ा, 11th में भी पढ़ा, 12th में भी पढ़ा, उसके बाद अगर प्रिपरेशन की तो वहाँ भी पढ़ा। पर मैं जो पढ़ाऊँगी वो तो आपको सीखना ही है। पर अगर मैं ये टाइम आपको दे रही हूँ अपने वीडियो में, जहाँ मैं आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको इससे ज़रूर समझना है। अगर आप चैप्टर नहीं भी समझ रहे हैं ना बच्चा, तो आप इसको दोबारा रिप्ले कर सकते हैं या दोबारा देख सकते हैं। पर जो मैं अभी समझा रही हूँ, अगर ये आप समझ गए ना, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है,
आपकी लाइफ में सफलता ज़रूर मिलेगी। सबसे ज़रूरी टॉपिक पे बात कर रही थी कि आलस। पता है आलस ये नहीं होता है कि आलस का मतलब क्या होता है। आप जैसे ही मौका पाए 2 मिनट का और बैठ गए, अरे 2 मिनट का मौका पाए आप तुरंत लेट गए, सो गए। अरे जो आपका 2-2 मिनट का बैठने का, चलो थोड़ा आराम कर ले, खाना खाए हैं तुरंत बैठ के नहीं पढ़ पाएंगे यार, 10 मिनट लेट लें। 10 मिनट लेटने के चक्कर में आप 1 घंटा सो गए। बाहर से आए हैं यार, अभी थक के आए हैं, अभी पढ़ने नहीं बैठेंगे, थोड़ा आधा घंटा फैमिली से बात कर लें, माइंड रिलैक्स हो जाए तब बैठेंगे। अरे यही सब कर करके पहली चीज़ की टालने वाली आदत, दूसरी चीज़ आपका आलस। ये जो आपका आलस है ना बाबू, ये आलस आपको एकदम से बर्बाद कर देगा। मैं इतने देर से एक ही टॉपिक आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप एग्ज़ाम ज़रूर निकाल सकते हैं। और नीट में इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं है, नीट में इतना दम ही नहीं है कि आप ना निकाल पाएँ। पता है नीट क्यों नहीं निकलता है? सिर्फ आपके आलस की वजह से। आप टैलेंटेड होते हैं, आपके पास अच्छा खासा पोटेंशियल होता है, पर आप नहीं निकाल पाते हैं। नीट उन्हीं का निकलता है जो थोड़ा हार्ड वर्क करते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ? आज आपकी ये 10-10 मिनट बैठने वाली आदत, आपको 10 मिनट बैठा आप सो गए, आपको सोने पे मजबूर कर देती है। आप सोना सीख लेते हैं, आपको सोने में मज़ा आने लगता है, आप अपना कंफर्टेबल जोन ढूंढने लगते हैं। फिर आपको जब सोने में मज़ा आने लगेगा तो आप 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, कभी कभी तो आप 24 घंटे में से 11 और 12 घंटे सोने लगेंगे। जब आप ज़िंदगी में अपने एग्ज़ाम के टाइम में 12 घंटे सोएंगे ही तो पढ़ेंगे कब? तो ये आलस आपको सोना सिखाएगा और कुछ नहीं सिखाएगा। आप सोना ज़्यादा चाहेंगे और जब आप बैठेंगे भी ना, आपका माइंड एकदम एक्टिव नहीं रहेगा, नींद में रहेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे, तो आप कोई भी चीज़ अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। आपको कोई चीज़ समझने के लिए आपके माइंड को, साथ में आपकी बॉडी को भी एक्टिव होना चाहिए, तभी आप कोई भी चीज़ समझ पाएंगे। मैं आपको इतने देर से लेक्चर दे रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप टैलेंटेड होते हुए, आपके अंदर पूरा टैलेंट है, आपके पास अच्छा खासा दिमाग है, आप लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं, पर उसके बाद भी आप पीछे जा रहे हैं। क्यों? सिर्फ अपने आलस के वजह से ना यार। आपका टैलेंट काम नहीं करेगा, आप पीछे रह जाएंगे। जो बच्चा, ट्रस्ट मी, आपसे बहुत कमज़ोर होगा ना, जिससे आप हेल्प करते होंगे ना पढ़ने के लिए, जिसकी बिल्कुल रैंक नहीं आती होगी या आपकी ज़्यादा तारीफ़ होती होगी, आप पीछे रह जाएंगे और वो चौका मार ले जाएगा। इसीलिए अपने आलस को दूर करिए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ 1 हफ्ता या 10 दिन आप अपने आप को ऐसा ढाल लीजिए कि आपको फर्जी बैठना नहीं है, और बैठे हैं तो लेटना नहीं है, सोना नहीं है। आपको जैसे टाइम मिले आपको पढ़ना है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे लाइफ में, अगर आप सोना कम कर दिए, अगर आप अपना आलस कम कर दिए, तो अपने आप आपका पढ़ाई का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। जैसे आपने 10 मिनट के लिए बैठा और आप सो गए 3 घंटा के लिए, पर अगर आप वो 10 मिनट बैठे ही नहीं तो आपका वो 3 घंटा तो पढ़ाई पे जाएगा ना। समझ रहे हैं? शायद मैं आपको बहुत ज़्यादा बता रही हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर ये बात आप समझ गए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि दिमाग आपके पास पहले से है, टैलेंट आपके पास पहले से है, और ये जो सिलेबस है ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। बस आप थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी इतना कुछ है नहीं इसमें। शायद मैं थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो जा रही हूँ, तो शुरू करते हैं लिविंग वर्ल्ड पे। तो मैं कहाँ थी? नॉन डिफाइनिंग फीचर पे, जिसमें मैंने आपको ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बताया। इसको हमने आपको याद करने का तरीका क्या बताया? नज़र आप कैसे याद रखेंगे? आपने सॉन्ग तो सुना ही होगा, मत किया करो श्रृंगार नज़र लग जाएगी। तो उसी नज़र वर्ड से आपको याद रखना है। ग्रोथ, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक, मतलब मास का बढ़ना और नंबर का बढ़ना एक जुड़वा विशेषताएं हैं। फिर उसके बाद ग्रोथ की बात अगर हम करें तो आप ये बताइए
कि ऐसा क्या है कि ग्रोथ को हम नॉन डिफाइनिंग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? जबकि आप ये तो सोच रहे होंगे कि हम तो लंबे हो रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, तो क्या हम नॉन लिविंग हैं? ऐसा नहीं है, आप ग्रो कर रहे हैं, आप लिविंग हैं। पर ग्रो तो माउंटेन भी कर रहा है ना, तो क्या वो लिविंग हो गया? नहीं हुआ। तो इसीलिए अगर ग्रोथ इनसाइड द बॉडी हो रही है, इंट्रासेलुलर हो रही है, अगर आपके बॉडी के अंदर से ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ इनसाइड है, तो वो डिफाइनिंग फीचर है। पर अगर वो आउटसाइड है तो नॉन डिफाइनिंग फीचर है। तो इसीलिए ग्रोथ को हम आधार या बेस नहीं बता सकते हैं कि वो हमारा डिफाइनिंग या नॉन डिफाइनिंग फीचर। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग फीचर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चलिए ठीक है, मान लिया ग्रोथ का एग्जांपल अभी तो मैम ने बताया है कि ग्रोथ जो है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि हम भी ग्रो करते हैं, माउंटेन भी ग्रो करता है, तो वो नॉन डिफाइनिंग हो गया। और ग्रोथ अगर हमारे बॉडी के अंदर से हो रहा है तो वो डिफाइनिंग है। पर रिप्रोडक्शन क्यों नॉन डिफाइनिंग है, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा ना। रिप्रोडक्शन इसलिए नॉन डिफाइनिंग है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि अपने जैसे अपनी संतान पैदा करना। जब कोई अपनी संतान पैदा करता है तो अपनी ऑफस्प्रिंग, तो उसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन तो डिफाइनिंग फीचर होना चाहिए, ऐसा आपके दिमाग में आ रहा होगा, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डिफाइनिंग फीचर उसको कह सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा और शायद सुना भी होगा कि आपके आसपास या शायद आपके रिश्तेदार में कुछ ऐसे मैरिड कपल्स होंगे जिनकी शादी को 6 या 8 साल हो गए होंगे और उनको कोई संतान नहीं होगी। तो क्या वो नॉन लिविंग हो गई? क्या आप उनसे जिंदा कहलाने का अधिकार छीन लेंगे भैया? अरे बताओ बाबू, छीन लोगे? नहीं ना। तो जो मैरिड कपल्स अपनी संतान नहीं पैदा कर सकते हैं, क्या वो नॉन लिविंग हो गए? या आपने म्यूल्स के बारे में सुना होगा और देखा भी होगा कि जो म्यूल्स मतलब खच्चर, जो खच्चर होते हैं, क्या वो नॉन लिविंग होते हैं? वो तो लिविंग होते हैं, पर एक म्यूल और दूसरा म्यूल मिल करके कभी अपने बच्चे या तीसरा म्यूल नहीं पैदा कर सकते हैं, वो उसमें असमर्थ हैं। तो क्या म्यूल्स नॉन डिफाइनिंग फीचर क्या म्यूल्स नॉन लिविंग हो गए? नहीं हुए ना, वो तो लिविंग हैं। तो वैसे ही जैसे कि एक हमारे मैरिड कपल्स को आप देख लीजिए, दूसरा हमारे म्यूल्स को देख लीजिए, तीसरा आप कुछ वर्कर बीज भी ऐसी होती हैं, वो भी लिविंग तो होती हैं पर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती हैं, वो अपने बच्चे नहीं पैदा कर सकती हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल हमारे सोसाइटी के हमें बताते हैं कि रिप्रोडक्शन को भी हम डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि ये तीनों लिविंग तो हैं पर ये अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी हमने आपको बताया ग्रोथ और दूसरा बताया रिप्रोडक्शन। ग्रोथ भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है और रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है। आपको ये याद रखना है, दिमाग में रट लीजिए, आप कहीं हाथ पे लिख लीजिए, अपने दीवार पे लिख लीजिए, चाहे जहाँ रख लीजिए, लेकिन आपको ये याद रखना है, भूलना नहीं है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इज़ अ नॉन डिफाइनिंग फीचर। अब चलिए ग्रोथ की बात कर ही रहे थे तो एक बात और कर लेते हैं कि क्या प्लांट में और एनिमल में ग्रोथ अलग अलग तरह की होती है? नहीं, अलग तरह की नहीं होती है। पर हाँ, एक बात ज़रूर है कि प्लांट में थ्रू आउट द लाइफ होती है। वो आपने देखा होगा कि जब तक जिंदा है प्लांट, वो तब तक लंबा होता रहेगा। आपने कुछ यूकेलिप्टस के पेड़ वगैरह को भी देखा होगा, कितने लंबे लंबे हो जाते हैं। हाँ, तो जो प्लांट है वो थ्रू आउट द लाइफ, मतलब जब तक वो जिंदा है तब तक वो ग्रो करता रहेगा। पर जो एनिमल है वो एक सर्टेन एज तक ग्रो करता है। समझ में आई बात? अरे सुन रहे हो ना भैया? तो जो ग्रोथ है और उसमें प्लांट्स में थ्रू आउट द लाइफ होती है ग्रोथ, और जो एनिमल्स होता है उसमें अप टू सर्टेन एज तक होती है। तो इसमें आपको ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। क्या मुझे आपको बताना पड़ेगा फिर से कि ग्रोथ रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग है? अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, आपको इसे याद रखना ही होगा। अभी मैंने ग्रोथ के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताई, कुछ बातें चलिए रिप्रोडक्शन पे भी कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन के बारे में आपने सुना होगा, रिप्रोडक्शन 2 तरह का होता है,
पहली चीज़ बच्चा कि वो एसेक्सुअल होता है, दूसरी चीज़ कि वो सेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जिसमें एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, यूनी पेरेंटल होता है। यूनी मतलब सिंगल, पेरेंटल मतलब पेरेंट्स, जिसमें उसको उसके पार्टनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अकेले ही कैपेबल है अपनी संतान पैदा करने में। अगर कोई सक्षम है बिना अपने एक पार्टनर के बच्चे पैदा करने में, तो वहाँ पे एसेक्सुअल कहलाता है। समझ रहे हैं ना आप? और साथ में दूसरा भी हमने बात की है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि उसमें दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट मस्ट होता है। जब दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, माता पिता, तब वो संतान को जन्म दे सकते हैं। वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट की आवश्यकता नहीं होती है। जब फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, वही तो फर्टिलाइजेशन होता है। तो लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती है मेल और फीमेल गैमेट में। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल का गैमेट और फीमेल का गैमेट जब दोनों फ्यूज़ करते हैं तो ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ये बाई पेरेंटल होता है। अब मैं आपको दोबारा फिर से बताने की ज़रूरत है मुझे आपको कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यूनिपेरेंटल है, उसमें सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, उसमें फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमेट नहीं होता है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाई पेरेंटल होता है, उसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, उसमें फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट होता है, तभी वो अपनी संतान पैदा कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। ऐसे कहने की तो बहुत सारी बातें हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे एग्जांपल आते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन से भी होता है, बडिंग से भी होता है, स्पोर से भी होता है, फ्रेगमेंटेशन से भी होता है। पर क्या ये हम आगे के टॉपिक्स में, जब हम 12th के टॉप चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे रिप्रोडक्शन में, वहाँ पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आपको जितना इसमें जानने की ज़रूरत है, अभी मैं आपको बच्चा उतना ही बताऊँगी। बडिंग में आपने ये भी देखा होगा कि ये ईस्ट और हाइड्रा में पाया जाता है। इसके लिए फंजाई जो होती है वो मल्टीप्लाई होती है और स्प्रेड हो जाती है आराम से, ताकि वो मिलियंस और मिलियंस ऑफ सेक्सुअल स्पोर को फैला सके, प्रोड्यूस कर सके। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म होता है वो रीजनरेट करता है अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को। इसका एग्जाम्पल आपको प्लेनेरिया याद रखना है, जिसमें टू रीजनरेशन होता है। मैं इसमें अभी आपको बहुत डेप्थ में नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये मैं फर्दर चैप्टर में आई विल एक्सप्लेन यू, ओके। पर बाइनरी फिशन में मल्टीपल फिशन होता है। हाँ, इसमें क्या होता है कि जब यूनिसेलुलर पेरेंट डिवाइड करता है, अपनी दो डॉटर सेल दे देता है, तो उसी को वो माइटोसिस से जब इसको देता है तो उसको बाइनरी फिशन कहते हैं। बच्चा, बाइनरी फिशन का क्या मतलब होता है कि जब कोई भी चीज़ कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया, जब कोई यूनिसेलुलर पेरेंट डिवाइड हो करके, कोई यूनिसेलुलर पेरेंट है वो डिवाइड हुआ दो पार्ट में और दो डॉटर सेल दे दिया माइटोसिस से, मियोसिस से नहीं बच्चा, माइटोसिस से। आपको माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस समझना होगा। आपको लगता होगा सुनने में माइटोसिस और मियोसिस एक जैसा है, ये बहुत कन्फ्यूज़न करता होगा, पर आपको क्लियर करना है अपने माइंड में। माइटोसिस जो होता है वो दो न्यूक्लियाई देता है और वो आइडेंटिकल होती है अपने ओरिजिनल न्यूक्लियस से। मैं आपको लिख के बताती हूँ, थोड़ा आपको ईज़िली क्लियर होगा। सपोज़ ये माइटोसिस का एग्जांपल है, ये कोई सेल है, ये डिवाइड हो करके दो उसमें ब्रेक हो जाता है, और ये दोनों जो होता है, ये और ये आइडेंटिकल होता है इसके, ओके। ये दोनों आइडेंटिकल होगा बच्चा इसके, मतलब सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। जैसा न्यूक्लियस में था उसके ओरिजिनल न्यूक्लियस में, वैसा ही दोनों डॉटर सेल में होगा। पर ये किस में हमने बात की है? माइटोसिस में। तो ये हम आपको बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि माइटोसिस में रिजल्ट होता है, दो न्यूक्लियाई पैदा करता है और वो आइडेंटिकल होता है अपने ओरिजिनल
न्यूक्लियस में। अब मियोसिस की अगर बात करते हैं तो ये 4 न्यूक्लियाई देता है और उसके जो क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ द नंबर ऑफ ओरिजिनल सेल से हो जाते हैं। चलिए मैं आपके लिए इसको आसान बनाती हूँ, आपकी मदद करती हूँ। ये है हमारा मियोसिस। ये बेचारा सैड है, पता है क्यों? क्योंकि जो इसके बच्चे हैं ना वो इसकी बातें नहीं मानते हैं, वो इसके जैसे नहीं हैं। ये क्या हैं? ये अपने मन के हैं। ये 4 ही हो जाते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक बच्चा यहाँ पे। हे भैया, हे बाबू, सुन रहे हो ना? आ जाओ, पढ़ा रही हूँ ना मैं। ये देखो, ये जो है अपने मन का है। ये देखो, ये आप इसका जो पिता है ये इससे खुश नहीं है क्योंकि ये सब अपने मन के हैं, ये आइडेंटिकल नहीं हैं। अच्छा आप ये बताइए, ये केस है हमारा मियोसिस का। आर यू क्लियर? क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? मैंने आपको बताया है, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करती हूँ, आप प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिए। ये कहने को तो छोटी छोटी बातें हैं, पर जब तक ये क्लियर नहीं होगा आगे चल के आप साइटोलॉजी ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे, आगे के बायो के टॉपिक्स आप नहीं समझ में आएंगे आपको। पहले आपको अपनी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपना बेस मजबूत करना पड़ता है। तो आपकी बिल्डिंग मजबूत बने तो इसीलिए अपना बेस क्लियर करिए, आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाए। उसके लिए आप अपने छोटे छोटे टॉपिक्स को भी आराम से समझते हुए, बिना कोई जल्दबाजी नहीं है हमें कल मेरा नीट का एग्ज़ाम नहीं है हमको हमारे पास टाइम है। हम हर दिन कुछ नया सीखेंगे, हमेशा सीखने की आदत डालेंगे और सीखते रहेंगे। तो माइटोसिस और मियोसिस पे चलते हैं। माइटोसिस क्या है कि ये इसके बच्चे बहुत अच्छे हैं। माइटोसिस में कोई सेल है यूनिसेलर, वो डिवाइड हो रहा है 2 पार्ट में और इसके बच्चे बहुत अच्छे हैं, दे आर गुड बॉय। तो ये पेरेंट्स जो है इसके 2 बच्चे होते हैं, दोनों जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं अपने न्यूक्लियस से, ओरिजिनल न्यूक्लियस से। तो इसका पिता खुश रहता है, पर ये जो बच्चा है मियोसिस वाला ये सैड है क्योंकि इसके बच्चे 4 हो गए हैं और चारों अपने मन के निकल गए हैं, नालायक हैं 1 नंबर के। कोई भी अपने पिता की बात नहीं मानता है क्योंकि वो अपने ओरिजिनल न्यूक्लियस से सेम नहीं है। तो क्या क्लियर हो गया आपको माइटोसिस और मियोसिस? तो हम कहाँ पे थे? रिप्रोडक्शन पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें अभी हमने आपको बताया माइटोसिस और मियोसिस। तो बढ़ते हैं डिफाइनिंग फीचर की तरफ, जिसमें मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस पढ़ना है हमें। तो मेटाबॉलिज्म में हम क्या सीखेंगे? मेटाबॉलिज्म में जो केमिकल चेंज होता है हमारे सेल में, सेल के ऑर्गेनिजम्स में, वही मेटाबॉलिज्म कहलाता है। जो भी केमिकल चेंज हमारे सेल में हो रहा होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वही मेटाबॉलिज्म कहलाएगा। मेटाबॉलिज्म के बच्चा 2 पार्ट होते हैं, पहला कैटाबॉलिज्म और दूसरा एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है चलिए समझते हैं उसको। कैटाबॉलिज्म का मतलब द ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू ऑब्टेन एनर्जी। जब हम किसी चीज़ का ब्रेकडाउन करते हैं, किस लिए? एनर्जी पाने के लिए। जब हम एनर्जी पाने के लिए छोटे छोटे पार्ट में उसको ब्रेक करते हैं तो वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है, कैटाबॉलिज्म कहलाता है और एनाबॉलिज्म क्या होता है? जब हमको किसी कंपाउंड का सिंथेसिस करना होता है, बड़े छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के हमें एक बड़ा पार्ट्स बनाना होता है, तो वो हमारा एनाबॉलिज्म कहलाता है। तो क्या इसमें कोई बुराई है कहने में कि हम एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को मिला करके हम मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। अभी देखिए मैं आपको केवल समझा रही हूँ, इसे आपको केवल आराम से काम हो करके सुनना है। अभी जब मैं इसका रिवीजन कराऊंगी, इसकी नोट्स दूंगी, इस पर क्वेश्चन करवाऊंगी तो बहुत आसानी से आपका
हो जाएगा और तब आपके चेहरे पे जो स्माइल आएगी सेटिस्फिकेशन की वो बेस्ट होगी। तो अभी आप पेशेंस रखिए। आप ये मत सोचिए कि मैम केवल बोलते चली जा रही हैं, हमें कुछ नहीं आ रहा है या हम क्यों सुने, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, हमारे साथ बने रहना है, मेरी बातें सुनते रहना है। अभी मैं केवल आपको सुना रही हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इस चैप्टर में क्या है। फिर मैं अभी जब आपको इसके नोट्स दूँगी, इसके क्वेश्चंस लगवाऊँगी, तो वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा एंड ईजी टू रिमेंबर। मेटाबॉलिज्म पढ़ाया मैंने आपको, मेटाबॉलिज्म के बारे में कुछ चीज़ें बताई और मेटाबॉलिज्म की एक बात आपको बताएं कि मेटाबॉलिज्म की जो रिएक्शन है ना वो हम सेल फ्री सिस्टम में, मतलब ज़रूरी नहीं है। मेटाबॉलिज्म है क्या? हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस चल रही होती है वही तो द सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन। हम ये भी तो कह सकते हैं ना बच्चा, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी, ऑकरिंग इन द बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब हमारे शरीर में जो भी रिएक्शंस चल रही हैं उनका सम टोटल, उन रिएक्शंस को जब हम सम टोटल उनका कर देंगे, जितनी भी रिएक्शंस हैं उन्हीं को मेटाबॉलिज्म कहेंगे। इसमें आपको इतना सोचना ही नहीं है यार, बहुत आसान है। जो भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में चल रही हैं, द सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस हमारे बॉडी में ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। क्या समझ में आई आपको बात? और अभी मैंने आपको बताया कि मैंने आपको क्या बोला है, मैंने आपको बोला है कि जो हमारे बॉडी में रिएक्शंस चल रही हैं उन्हीं को मेटाबॉलिज्म कहेंगे। पर क्या वो रिएक्शन अगर हम बॉडी से बाहर करवा दें तो करवा सकते हैं ना? बिल्कुल करवा सकते हैं। तो जो रिएक्शंस हमारी बॉडी के बाहर हमारे अंदर चल रही हैं वही रिएक्शंस हम बॉडी के बाहर भी सेल फ्री सिस्टम में करवा सकते हैं। इसीलिए ये भी कहा गया है कि जो मेटाबॉलिज्म के रिएक्शन है वो बाहर करवा सकते हैं। पर क्या वो रिएक्शंस बाहर हो रही है? वो रिएक्शन तो लिविंग है, पर क्या उसको हम लिविंग थिंग बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। पर जब वो रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर चलेगी तो ही हम उसको लिविंग थिंग बोल सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, कॉन्शियसनेस पे। कॉन्शियसनेस के बारे में मैंने बच्चा आपको अभी बताया है कि कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। कॉन्शियसनेस का मतलब जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में चेंजेस ले आता है, रिस्पॉन्ड करता है, तो वही होता है हमारा कॉन्शियसनेस। हम सबके पास ये क्षमता होती है कि हम जो भी हमारे आसपास घट रहा है उसके प्रति जो हम रिएक्ट करते हैं, जैसा भी रिस्पॉन्ड करते हैं, वही होता है हमारा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस की क्षमता, सेल्फ कॉन्शियसनेस ह्यूमंस में केवल होती है और बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स में कॉन्शियसनेस होती है। फोटो पीरियड अफेक्ट करता है कॉन्शियसनेस के लिए, रिप्रोडक्शन पे, सीजनल विडर पे, जो कि प्लांट्स पे भी कर सकता है और एनिमल्स पे भी कर सकता है। प्लांट्स पे कैसे अफेक्ट करेगा? प्लांट्स अपना पॉलिनेशन करवाना चाहेगा तो अपने पॉलन ग्रेन्स तभी रिलीज करेगा जब पॉलिनेटर्स प्रेजेंट हों, तो वहाँ पे प्लांट्स पे भी अफेक्ट पड़ता है। और एनिमल्स पे तब पड़ता है जब एनिमल्स के अंदर एक हार्मोन होता है जिसका नाम आपने सुना होगा, मेलेटोनिन। वो जब सीक्रेट होता है तो उस पर भी अफेक्ट करता है। तो आज हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं। नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए हम एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया? अभी नोट्स लिखाने की ज़रूरत है, तो 15 मिनट और आपको मेरे साथ बने रहना है। चलिए, ग्रोथ। तो प्लीज़ अभी तक अगर आपने अपने कॉपी पेन नहीं निकाले थे तो अब निकाल लीजिए, क्योंकि अभी तक मैंने आपको समझाया है पर अब ज़रूरत है लिखवाने की। ग्रोथ क्या है? इसमें कुछ पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने हैं। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक। बाकी एक बात तो आप समझ ही गए होंगे कि नज़र से हमें याद रखना है कि नॉन डिफाइनिंग फीचर है ये। और ग्रोथ के बारे में हमें क्या याद रखना है कि प्लांट्स जो है वो थ्रू आउट द लाइफ करता है,
थ्रू द लाइफ करता है, मतलब जब तक वो जिंदा है तब तक वो ग्रो करता रहेगा। पर एनिमल्स में ये क्षमता नहीं होती है, ये केवल एक सर्टेन एज तक होती है। जैसे कि हम 18 साल तक लंबे होते हैं, उसके बाद नहीं होते हैं, अप टू सर्टेन एज। तो आप लिखते रहिए और साथ में हमारे साथ रिवीजन करते रहिए। और एक बात और जो आपको याद रखना ही रखना है कि ग्रोथ अगर इनसाइड हो, मतलब बॉडी के अंदर हो रही हो, तो वो डिफाइनिंग फीचर होगी, अदरवाइज़ वो नॉन डिफाइनिंग होगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ाएंगे, अब नोट्स लिखना है आपको रिप्रोडक्शन पे। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन बेटा? रिप्रोडक्शन का मतलब अपनी संतान पैदा करना। रिप्रोडक्शन भी नॉन डिफाइनिंग फीचर है। ये बात आपको याद रखना ही रखना है कि नॉन डिफाइनिंग फीचर है। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपनी प्रोजेनी पैदा करता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन होता है और यूनिसेलुलर सेल डिवीज़न के थ्रू होता है। रिप्रोडक्शन दोनों में होगा, मल्टीसेलुलर में भी होगा और यूनिसेलुलर में भी होगा। मल्टी मतलब मेनी, मतलब कई सारे सेल से मिलकर जब कोई ऑर्गेनिज्म बना होता है तो उसे मल्टीसेलुलर कहते हैं, और अगर वो सिंगल सेल से मिलकर बना होता है तो उसको यूनिसेलुलर कहते हैं। पर क्या एक बात कहने में बुराई है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कहना मतलब एक ही बात हो गई? बिल्कुल, सेल डिवीज़न। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, यूनिसेलुलर क्या है? रिंकिया हट, अरे जाओ वहाँ से। सॉरी, अरे क्या बताएं, हमारे घर के बच्चे ना हमको पढ़ाने भी नहीं देते हैं। चलिए आप टॉपिक पे आइए। रिप्रोडक्शन मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन क्या होता है कि रिप्रोडक्शन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अपनी प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी करता है। प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, इसको आप नोट कर लीजिए। प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीज़न से करता है। हाँ, ये बात आपको ज़रा सुननी होगी ध्यान से। कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो सेल डिवीज़न करके अपना मास, अपना नंबर तो बढ़ा रहा है। वो 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, तो क्या वो उस चीज़ वो ग्रोथ कर रहा है ना, ग्रो कर रहा है। उसका ग्रो कैसे होगा? वो लंबा तो होगा नहीं, वो सेल डिवीज़न करके ही तो अपनी संख्याएं इंक्रीज इन नंबर बढ़ाएगा। इंक्रीज इन नंबर का मतलब भी तो ग्रोथ होता है ना बेटा। तो इंक्रीज इन नंबर वो करके ग्रोथ बताएगा। लेकिन अब अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोडक्शन करना है तो रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? उसके पास कोई एक्सटर्नल फीचर्स तो होते नहीं है रिप्रोडक्शन करने के लिए इंसानों की तरह। उसको रिप्रोडक्शन सेल डिवीज़न से ही करना पड़ेगा। तो अगर किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का सेल डिवीज़न हो रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, और हम ये भी कह सकते हैं कि वो ग्रो कर रहा है। मतलब यूनिसेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही बात है। पर अगर मल्टीसेलुलर में बात करेंगे तो ग्रोथ मतलब उसमें सेल डिवीज़न होता है और इंसान की हाइट बढ़ रही होती है। पर रिप्रोडक्शन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गीमेट का होना ज़रूरी है, और ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तभी वो अपनी संतान पैदा कर सकते हैं। तो हम कहाँ थे? रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। पर यूनिसेलुलर में रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि ये सेल डिवीज़न से होता है। और एक बात और कि यूनिसेलुलर में रिप्रोडक्शन कह दीजिए या ग्रोथ कह दीजिए, दोनों एक ही बात है। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और अब हम आते हैं, नोट्स करवाते हैं मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? चलिए, मेटाबॉलिज्म, अभी मैंने आपको मेटाबॉलिज्म में क्या बताया बच्चा कि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? ये मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर होता है, और मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे होते हैं।
तो मेटाबॉलिज्म का द केमिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ सेल और अ ऑर्गेनिज्म, द केमिकल चेंज that take place that take place in a cell or a organism। जो भी बदलाव हो रहा है, जो भी केमिकल चेंज हो रहा है, वही मेटाबॉलिज्म कहलाएगा। और इसके दो पार्ट होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है वो आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लैब में भी करवाया जा सकता है। तो हमने आपसे क्या कहा है बच्चा कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड इन अ आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिक reactions can be performed in a living organisms, can be performed in a living organisms। सो मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर इनसाइड द सेल हो रही है, जिसको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, मेटाबॉलिज्म अगर इनसाइड द सेल हो रही हो बच्चा, अगर मेटाबॉलिज्म इनसाइड द सेल हो रही हो, उसी को सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। और ये क्या है, मेटाबॉलिज्म इनसाइड द सेल हो रही हो तो इसको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, और साथ में इसको डिफाइनिंग फीचर भी कहेंगे। तो बस 10 मिनट और बने रहिए, ये चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे। इसको हम डिफाइनिंग फीचर कहेंगे। मेटाबॉलिज्म को हमेशा आपको याद रखना है कि ये डिफाइनिंग फीचर है। इनसाइड द सेल अगर हो रहा हो बच्चा, इनसाइड द सेल अगर हो रहा हो, इनसाइड द सेल, तो वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा और ये डिफाइनिंग फीचर है। ओके, चलिए बात करते हैं हम कॉन्शियसनेस की। कॉन्शियसनेस मतलब जागरूकता। सॉरी अगर मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो इस पे ध्यान ना दीजिएगा। स्पेलिंग तो यार किसी से मिस्टेक हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कॉन्शियसनेस क्या है, ये डिफाइनिंग फीचर है, ये आपको याद रखना है। ये एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू देम। एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग। आपको पता है प्लांट्स भी के अंदर कॉन्शियसनेस होती है। आपने सूरजमुखी का पौधा देखा होगा, जिधर सूरज पड़ता है वो उधर फेस कर लेता है, मतलब कॉन्शियसनेस उनके अंदर भी होती है। एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग। मुझे पता है मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, पर आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। सुधार रही हूँ, सुधार लूँगी धीरे धीरे। एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग, ओके, ability to sense the surrounding environment and respond to them, environment and respond to them। अरे हल्ला ना करो, क्या बताएं, चलो कोई बात नहीं। और सेल्फ कॉन्शियसनेस केवल ह्यूमन के पास है, ओनली सेल्फ ह्यूमन्स, सॉरी ओनली ह्यूमन्स हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये बात आपको याद रखना है कि केवल इंसानों के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है और किसी के पास नहीं होती है। ये बात आपको याद रखनी है। समझ में आई बात आपको? तो अब हम सम अप करते हैं और रिवीजन करते हैं। चलिए हम रिवीजन करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया,
शुरुआत में हमने आपको आपके आलस को छोड़ने के लिए बताया, समझाया, तो कुछ बातें हुई, कुछ आपको समझाने की कोशिश की हमने, इसकी वजह से हम पढ़ा आज कम पाए हैं, कोई बात नहीं। पर जो बातें हमने आपको बताई हैं वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें भी आपको ज़रूर फॉलो करना है। पर जो हमने पढ़ाया है, चाहे 10 मिनट का हो चाहे 15 मिनट का हो, ये इतना आप क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर पूरा फिनिश कर देंगे एंड आई प्रॉमिस अगले वीडियो में पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इस चैप्टर में फिनिश क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हमने कुछ आपसे बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें भी की हैं। तो चलिए जल्दी से 2 मिनट लगता है, बस रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर स्टार्ट किया, जिसमें हमने डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग के बारे में बात किया। डिफाइनिंग में हमने NGR का ट्रिक बताया, मतलब नज़र से हमने क्या किया। नॉन डिफाइनिंग मतलब G फॉर ग्रोथ, R फॉर रिप्रोडक्शन। डिफाइनिंग में हमने मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस पे आए। अब हम बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ में हमने जो आपको ज़रूरी बात बताई वो है कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन द नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, मतलब ये जुड़वा विशेषताएं हैं। किसी भी का इंक्रीज अगर मास हो रहा हो या नंबर हो रहा हो तो वो जुड़वा विशेषताएं हैं ग्रोथ की। पर ग्रोथ याद है ना आपको कि नॉन डिफाइनिंग फीचर है? क्या ये मुझे आपको फिर बताना पड़ेगा? मैं नहीं बताने जा रही। प्लांट में आपको क्या याद रखना था कि ये थ्रू आउट द लाइफ है। एनिमल में आपको याद रखना था कि अप टू सर्टेन एज है। और ग्रोथ अगर इनसाइड हो रहा हो तो ये डिफाइनिंग है, अदरवाइज ये नॉन डिफाइनिंग है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? रिप्रोडक्शन, ये भी नॉन डिफाइनिंग फीचर है। प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी मतलब मल्टीसेलुलर जो होगा वो अपने बच्चों को पैदा करेगा तो वो रिप्रोडक्शन कहलाएगा। यूनिसेलुलर में सेल डिवीजन से वो अपना रिप्रोडक्शन करेगा, पर मल्टीसेलुलर को फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट की आवश्यकता होती है, तभी वो अपनी संतान पैदा कर पाता है। पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल डिवीज़न करके रिप्रोडक्शन करता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीज़न अगर कर रहा है तो हम देख के ये नहीं बोल सकते हैं कि वो ग्रोथ कर रहा है, ये नहीं कह सकते वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, क्योंकि वो एक्चुअली में दोनों कर रहा होता है। अगर सेल डिवीज़न हो रहा है तो उसको हम रिप्रोडक्शन भी कहेंगे और उसी को हम ग्रोथ भी कहेंगे। तो यूनिसेलुलर के लिए एक ही बात है, रिप्रोडक्शन इक्वल टू ग्रोथ। पर मल्टीसेलुलर में ऐसा नहीं है। मल्टीसेलुलर के लिए अपनी संतान पैदा करने के लिए फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट को होना ही पड़ता है। फिर इसके बाद हम मेटाबॉलिज्म पे आए कि जो भी केमिकल चेंज हमारी बॉडी में हो रहा होता है उसको हम हमारे बॉडी में, हमारी सेल में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल चेंज हो रहा होता है उसको मेटाबॉलिज्म कहेंगे। मेटाबॉलिज्म 2 तरह की बताई थी बच्चा, पहला कैटाबॉलिज्म, दूसरा एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या हुआ था कि कैटाबॉलिज्म में जब ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जब हम किसी भी कैटाबॉलिज्म में हमने क्या कहा था कि ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल, जब किसी भी चीज़ को तोड़ करके हम एनर्जी, इसको तोड़ते क्यों हैं? आखिर किसी चीज़ को तोड़ते हैं इसके पीछे कुछ कारण होता है ना। अब कोई भी बच्चे जो हैं कोई भी सामान तोड़ देते हैं, उनके पीछे कारण नहीं होता है, पर कैटाबॉलिज्म का कारण होता है। ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू ऑब्टेन एनर्जी, ऐसा कैटाबॉलिज्म में होता है। पर एनाबॉलिज्म में का क्या होता है? ये सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड करता है। दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। ये बात आपको समझनी है कि मेटाबॉलिज्म का 2 पार्ट होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म होता है ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू ऑब्टेन एनर्जी, और एनाबॉलिज्म सिंथेसिस ऑफ ऑल द कंपाउंड नीडेड बाय द सेल। मतलब अगर कोई एक बड़ी चीज़ छोटे छोटे टुकड़े में इसको करता है तो वो कैटाबॉलिज्म होता है, और अगर उन्हें सारे टुकड़ों को मिला के एक बड़ी चीज़ कंपाउंड का सिंथेसिस किया जाए तो वो एनाबॉलिज्म कहलाता है। चलिए, मेटाबॉलिज्म का रिवीजन खत्म हुआ। अब हम चाहते हैं कॉन्शियसनेस पे। कॉन्शियसनेस मतलब एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। क्या है कि अगर और ह्यूमंस के पास ही केवल सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। ये बात आपको आराम से समझ में आ गई है। तो हमने रिवीजन तो कर लिया, बट आई एम रियली सॉरी हम आपको ना क्वेश्चन सॉल्व करवा पाए ना ही बहुत ज़्यादा आज पढ़ा पाए। कोई बात नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप जो भी हमने आपको पढ़ाया है वो आप रिवीजन करिए और मेरी बात का ध्यान रखिएगा, जो भी वीडियो के शुरुआत में हमने आपको समझाया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक बात जो आपसे कह रहे थे कि वीडियो को ज़रूर फैलाइए, वीडियो
पूरा फैला दीजिए, सब्सक्राइब करिए अपने चैनल को और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली।